अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ऑपरेशनल रिसर्च में हमारे पास टॉपिक है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड किसे कहते हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसका वर्किंग रूल देखेंगे और फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे हम गौर करते हैं कि ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड है क्या। सिंप्लेक्स मेथड हमने पढ़ लिया था, आज हमारा है ड्यूल सिंप्लेक्स क्या है। अब ड्यूल से ही मुराद आपके पास है कि दो जिसकी नेचर हो, यानी इसका मतलब अब इस तरह से समझ लें, ड्यूल से मुराद ये है कि इसमें इनइक्वलिटी भी आएगी और इसमें इक्वल की साइन भी आ सकती है, यानी इक्वल की साइन भी आएगी आ सकती है और आपके पास इनइक्वलिटी भी आ सकती है, यानी ड्यूल नेचर ये हो सकता है। अब डेफिनेशन इस पे गौर कीजिएगा। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि सी जे माइनस जी जे वो सारे आपके लेस देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। दूसरा ये है कि राइट हैंड साइड जिसको हम बी आई कहते हैं वो आपके सारे पॉजिटिव आने चाहिए ओवरऑल, जिस पे हम कहेंगे कि अब हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तीसरा नंबर ये है कि ऑल कंस्ट्रेंट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेस देन इक्वल टू, वो सारे लेस देन इक्वल टू में आने चाहिए। और सी जे से मुराद हमें पता है कि सी जे से मुराद कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन जी है, और जी जे क्या होता है कि सी बी जो बेसिक हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ, और फिर उन सबको ऐड करके हम उसका आंसर हम जी जे बनाते हैं। और बी आई हमारे पास क्या है कि जो राइट हैंड साइड होती है या वैल्यू ऑफ अ बेसिक वेरिएबल। तो डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं हमारे, क्या ये सारे नेगेटिव हों या 0 हो जाएं, ये सारे पॉजिटिव होने चाहिए यानी राइट साइड सारी पॉजिटिव हो, और सारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो इस फॉर्म में होने चाहिए। एक तो ये है कि इसकी डेफिनेशन जो है वो हमने ये अब सीख ली कि इस तरह से 3 होने चाहिए। अब हमारे पास अगली डेफिनेशंस हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास है कैनोनिकल फॉर्म किसे कहते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं। अब बिफोर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स कहता है कि स्लैक वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले और सरप्लस वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है उसको हम कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। अब ज़रा ये देखिएगा, हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ लें कि स्लैक वेरिएबल का तो पता है हमें, ये सरप्लस वेरिएबल क्या था, तो हम ये सीखते हैं कि सरप्लस वेरिएबल क्या है। लेट्स सपोज हमारे पास ये है कि x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ये एक हमने कंस्ट्रेंट ले लिया। अब ज़रा देखिएगा कि अब इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल कब होंगे। अब दोनों में इक्वल की साइन कब आएगी, जब ये अब देखे ना ग्रेटर है 1 से, तो इसमें कुछ माइनस किया जाएगा। जब माइनस किया जाएगा, लेट्स सपोज हम माइनस करते हैं माइनस s1, इसमें जब कुछ माइनस किया जाएगा तभी इसके इक्वल आ सकता है ना। जब आप माइनस करते हैं वेरिएबल्स को, जिसको हम स्लैक बोलते हैं, जब वो प्लस की फॉर्म में हो तो स्लैक वेरिएबल है, और वो माइनस की फॉर्म में हो तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये सरप्लस वेरिएबल है, सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। और अगर इसी तरह ये इस तरह की इनइक्वलिटी होती लेस देन इक्वल टू, तो फिर ये प्लस s1 ऐड होना था और उसको हम स्लैक वेरिएबल कहते हैं, और इस तरह माइनस में होगा तो हम उसको सरप्लस वेरिएबल कहते हैं। तो ये बेसिकली फर्क है स्लैक वेरिएबल में और सरप्लस वेरिएबल में। बहरहाल कैनोनिकल फॉर्म क्या है, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल एंड सरप्लस वेरिएबल, जो मैथमेटिकल फॉर्म वो दी होती है लेस देन इक्वल टू वाली, उसको या ग्रेटर देन इक्वल, उसको हम कहते हैं कि ये कैनोनिकल फॉर्म है। एग्जांपल आपके सामने ये रही 2x1 माइनस लेस देन इक्वल टू फॉर्म, इस फॉर्म को हम सिंपल क्या कहेंगे कि ये कैनोनिकल फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि उसमें आप इंट्रोड्यूस करवा दें स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल, उसके बाद वाली जो फॉर्म होगी वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। जैसे कि जरा ये देखिएगा कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग स्लैक आर एंड सरप्लस वेरिएबल्स कैनोनिकल फॉर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे कि ऊपर वाली एग्जांपल में देखें कि इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है तो ये लेस है, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो उसके इक्वल होगा ना। तो हमने जब उसमें ऐड किया स्लैक वेरिएबल s1 तो वो इक्वल टू हमारे पास आ गया
12 के। अब ये फॉर्म जो है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये है हमारे पास ये के कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है और हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्किंग रूल है ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड का। उसमें आप देखें, इसमें थोड़ा सा वर्किंग रूल पे आपने फोकस करना है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे ज़हन में उसका एक वर्किंग रूल होना चाहिए। वर्किंग रूल होगा तो फिर हम उसको बड़ी आसानी से कर सकेंगे। सबसे पहले देखें वर्किंग रूल में, मेक श्योर दैट ऑल इनइक्वलिटीज आर इन द फॉर्म लेस देन इक्वल टू, कि सबसे पहले ये श्योर कर लें कि क्या ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड में सारी इनइक्वलिटी जो है वो लेस देन इक्वल टू वाली है। अगर नहीं है तो उनको बना लें। आपको पता है इनइक्वलिटी चेंज अगर करनी हो तो कैसे करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड पॉइंट, वेदर चेक ऑल द BI's आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। फिर आप चेक करें कि सारे जो आपके राइट साइड हैं वो आपके 0 से बड़े होने चाहिए, यानी पॉजिटिव होने चाहिए। नहीं है तो आप उन्हें बनाएंगे। तीसरा, इफ नॉट, यानी अगर ये नहीं है, BI जो है वो पॉजिटिव नहीं है, यानी राइट हैंड साइड जो है इनइक्वलिटीज की वो 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 नहीं है। इफ नॉट देन सिलेक्ट मोस्ट नेगेटिव नंबर। फिर हमने सिलेक्ट जो करना है वो मोस्ट नेगेटिव नंबर करना है इन द कॉलम ऑफ BI। यानी राइट साइड का जो कॉलम बनेगा उसमें से हमने देखना है मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। अब वो जो आप नंबर सेलेक्ट करेंगे उसकी जो रो होगी, द रो ऑफ द मोस्ट नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड की रो। फिर हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास की रो है। दोबारा से फिर इसको नोटिस आप कर लें कि हमने क्या करना है, एक कॉलम बनाना है BI का राइट साइड का, उसमें से हमने देखना है कि मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है। मोस्ट नेगेटिव नंबर जो है उसकी जो रो होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास की रो है। उसके बाद हमारे पास 4 पॉइंट आ जाता है। 3 पॉइंट हमने इसको डिस्कस कर लिया। 4 पॉइंट में हमारे पास ये है कि कैलकुलेट लीस्ट रेशो बाय द फार्मूला। हमने अब लीस्ट रेशो ढूंढनी है। लीस्ट रेशो हम जैसे कैलकुलेट करते हैं वो अब कैसे करनी है वो जरा इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है उसकी निस्बत सिंप्लेक्स की। सिंप्लेक्स में तो हम क्या करते थे कि BI ओवर हम जो कॉलम बनाते थे उसके एलिमेंट्स ले लेते थे जिसको की कॉलम कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि लीस्ट रेशो कैसे निकालते हैं, वो उसके लिए फार्मूला देखें, CJ माइनस ZJ ओवर की रो। जो आपके पास की रो है उसमें से हमने देखना है कि उसका हर एलिमेंट, ये हर एलिमेंट के लिए ऐसे करना है कि CJ ZJ में से एक एलिमेंट पकड़ना, उसके क्रॉसपोंडिंग की रो में उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास लीस्ट रेशो के एलिमेंट्स आते जाएंगे। बाकी हमें पता है कि इग्नोर ऑल द एलिमेंट्स विच आर 0 और नेगेटिव आर अफिनिटी, के सारे लीस्ट रेशो में जो भी 0 आए, नेगेटिव आए या अफिनिटी आए हमने उनको इग्नोर कर देना है, वो हमारे किसी काम के नहीं। 5वां नंबर, द कॉलम ऑफ लीस्ट रेशो नंबर। अब लीस्ट रेशो में जो नंबर आएगा जो सबसे लीस्ट होगा उसका जो कॉलम होगा उसको हम की कॉलम कहेंगे। द एलिमेंट वेयर की रो एंड की कॉलम इंटरसेक्ट। अब की रो और की कॉलम जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम पिवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। इज कॉल्ड लीडिंग एलिमेंट और पिवट एलिमेंट। तो पिवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट की डेफिनेशन हम सिंपल अगर हम करना चाहे तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट या इंटरसेक्टिंग एलिमेंट of a key column and row column is called pivot element। और 7 पॉइंट पे ये है कि रिपीट द प्रोसेस। हमने इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना है until we get all BI greater than 0, जब तक के राइट साइड सारी हमारे पास BI जो है वो पॉजिटिव ना हो जाए। ये हमने मुसलसल करते जाना है। और ये पिवट का जो वर्ड है वो इसी से आप समझ लें, जब पिवट आ जाएगा तो पिवट को आपने 1 बनाना होता है, वही रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म फिर बनानी होती है सारी मैट्रिक्स से, जैसे कि हमने सिंप्लेक्स मेथड में ये सारा काम किया था। एंड पे एक नोट याद रखिएगा, इन ड्यूल सिंप्लेक्स मेथड
द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन। अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की आ गई है तो मिनिमाइजेशन में याद रखिएगा कि साइन जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू आएगी। लेकिन हमें क्या जरूरत है कि हम उसके लिए फिर वो याद रखें अलग से। हम ये करेंगे द प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन चेंज्ड इनटू मैक्सिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को ड्यूल में हम मैक्सिमाइजेशन में चेंज कर दिया करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है हमारा उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे। वही जो मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम था वो मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाया करेगा। तो ये जो हमारे पास 7 पॉइंट्स है और एंड पे जो नोट हमने की, ये आप लोगों ने जरूर इसको याद रखना है। ये वर्किंग रूल आप अपने ज़हन में बिठा लें। इसको अगर आप ज़हन में रखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान है, अदरवाइज ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो वर्किंग रूल जरूर याद रखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक प्रॉब्लम लेंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। अब आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन और इस पे गौर करना है कि ये हमारे पास जो वर्किंग रूल है वो क्या है। और एक बात और याद रखिएगा, अगर लेट्स सपोज इक्वल की साइन आ गई सिंप्लेक्स मेथड में, अब फर्ज करें ना ये x2 लेस देन इक्वल टू 1 आया, फिर हमारे पास 2x1 माइनस 3x2 लेस देन इक्वल टू 5 आ गया। हम सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स की बात कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक वैल्यूज आ गई कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7 आ गया। अब जब भी हमने यही पढ़ा हुआ है कि ड्यूल में क्या होता है कि इक्वल की साइन भी आ सकती है, इनइक्वलिटी भी आएंगी और इक्वल की साइन भी आ सकती है। जब इक्वल की साइन आएगी उसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इक्वल के मेथड से तो नहीं हम कर सके, इसको हमने इनइक्वलिटी की फॉर्म देनी है। और वो हम काम मैट्रिक लेवल तक करते रहे हैं। कैसे कि अगर फर्ज करें मैं आपसे कहूं कि x1 प्लस x2 जो है ये है लेस देन इक्वल टू 7, इक्वल की बजाय मैंने लेस देन इक्वल टू, और साथ में मैं कह दूं कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 भी है, तो इस दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों से क्या अखज हो रहा है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 7, कि ये तो हमारे पास इक्वल टू 7 पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इक्वल की साइन आएगी तो हम उसको दो इनइक्वलिटी में चेंज कर दिया करेंगे। हम कहेंगे x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 7 और दूसरा हम कह देंगे x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब मसला ये है कि ड्यूल में तो हम क्या करते हैं, ड्यूल सिंप्लेक्स में, कि ये जो इनइक्वलिटी है ये लेस देन क्यों नहीं चाहिए, तो ये तो सही है। तो इसको सिंपल आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस x1 माइनस x2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा और इधर से -7 आ जाएगा। तो हम इनइक्वलिटी भी इस तरह से चेंज कर दिया करें, और जब भी इक्वल आएगा तो आपने एक इक्वल वाली इक्वेशन से दो इनइक्वलिटीज जनरेट होंगी, फिर एक लेस देन इक्वल टू 7 वाली और एक ग्रेटर देन इक्वल टू 7 वाली। तो होपफुली आप वर्किंग रूल आप इसको पढ़ें, इसको डिस्कस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप सिंप्लेक्स मेथड को ज़हन में रख के ड्यूल सिंप्लेक्स पे काम करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको ये समझ आ जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन लेते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।